ना कंटिन्यूइंग द थर्ड पार्ट, यहाँ पे हम 41 से 60 तक 60 नहीं 70 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला 41 नंबर के क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके बारे में हमको बताना है कि सही क्या है गलत क्या है। The aim of the act was to prevent the legislature from interfering with the function of the executive. Second, it gave recognition to the portfolio system. Third, it empowered the viceroy to issue ordinance without the concurrence of the legislative council during an emergency. तो अगर आप इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1961 का देखो तो यहाँ पे तीन चीज़ें हुई। पहले तो पोर्टफोलियो की बात हुई यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे बात हुई प्रिवेंटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो इसने लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ओके, और तीसरा यहाँ से जो चीज़ आई वो था इट एम्पावर द वाइस रॉय टू इशू एन ऑर्डिनेंस। ये वाइस रॉय को बोला कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से आई थी। तो हमसे पूछा है कि इनमें से करेक्ट क्या है। करेक्ट तो तीनों है भाई, पोर्टफोलियो सिस्टम भी आया था, वाइस रॉय को इसने पावर दे दिया था, किसने, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने, टू इशू व्हाट, टू इशू ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लाने की ऑर्डर दे दिए थे इसने, मतलब पावर दे दिया था इसने। तो ये तीसरा था ये, और इट एम्स ऑफ द एम ऑफ द एक्ट वाज टू प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यही सही है। तो हमसे पूछा है करेक्ट बताना है, तो करेक्ट क्या है यहाँ पे डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 सब चीज यहाँ पे सही है भाई। नाउ 42nd नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो हमको बात करनी है सेंटर स्टेट रिलेशन की, है ना। इन इंडिया द प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ये प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है क्या, रुक जाओ देखते हैं। The chairman and the member of the state public service, okay, the chairman of the state public service commission are removed by the governor। भाई इसको अपॉइंट कौन करता है, जो एसपीएससी के जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करता है गवर्नर, बट इसको रिमूव करने की जो पावर है वो किसके पास है, विद द प्रेसिडेंट। तो ये गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, दूसरा को मैंने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, दूसरा यहाँ से हटा दिया, तो आंसर तीसरा तो करेक्ट ही है। अब पहला देखते हैं कि प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट। ये प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, दैट इज 3 ओनली। नाउ 43 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल की बात करनी है अपने को। द जोनल काउंसिल्स आर स्टेटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। बिल्कुल सही है। जोनल काउंसिल कैन मेक रिकमेंडेशंस ऑन मैटर रिलेटेड टू साइबर क्राइम, इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। बिल्कुल सही है। द एम इज टू फोस्टर बैलेंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट जोन्स। ये भी सही है यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें सही लगेगी और सही है, तो आंसर जाएगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। 44 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, उसकी बात करनी है अपने को। The rights to constitutional remedies, that is Article 32, for all fundamental rights can be suspended when a national emergency is imposed on the ground of war and external aggression। देखो अगर इंटरनल, देखो अगर यहाँ पे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस में है तो हम आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड कर सकते हैं। बट दो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज आर्टिकल 21 एंड 20, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन दी नेशनल इमरजेंसी विच इज बेस्ड ऑन दी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास आर्म्ड रिबेलियन, जो इंडिया के अंदर आर्म्ड रिबेलियन अगर हो गया, तो आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे अगर हमने क्या किया, हमने नेशनल इमरजेंसी रखा, तो वहाँ पे आर्टिकल 19 भी लगेगा, वहाँ पे आर्टिकल 20 भी चलेगा, वहाँ पे आर्टिकल 21 भी चलेगा। बट यहाँ पे ऑल द फंडामेंटल राइट्स बोल रहा है यार, ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। द राइट टू freedom of speech expression get automatically suspended and a national emergency is imposed on the ground of armed rebellion। भाई मैंने बोला ना, आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस में जब होता है ना, तो आर्टिकल 19 द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन बाय आर्टिकल 19 जो सस्पेंड नहीं होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये सस्पेंड तब होता है जब हम बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल और वॉर अग्रेशन की। ठीक है,
सो यहाँ पे सेकंड भी इनकट हो जाएगा। हमारे पास थर्ड देखते हैं, इट ओनली एनेबल्स द सेंटर एंड नॉट द स्टेट टू मेक लॉस और टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। देखो यहाँ पे ओनली आ गया, एक्सट्रीम वर्ड्स है, एक्सट्रीम वर्ड्स में गलत होने के चांसेस है और यहाँ पे गलत ही है, बिकॉज यहाँ पे सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो इसने बोला तो नॉट द स्टेट, यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, है ना, बट अगर यहाँ पे सेंटर का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों में से अगर एक चुनना रहे तो करेक्ट हमसे पूछा है करेक्ट, तो यहाँ पे कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं है, तीनों इनकरेक्ट है, सो नॉन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नाउ 45 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट्स रूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट्स रूल वेयर हमारे पास बात करते हैं आर्टिकल 356 की, जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल की बात होती है। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट आर एज्यूम्ड बाय द सेंटर। बिल्कुल सही है। The president can revoke the proclamation of president's rule if the Lok Sabha passes a resolution for discontinuance. ये भी सही है। Among the Union Territories, president's rule under Article 356 can be imposed only upon the Union Territory of Italy and Puducherry। भाई गलत है यार, यहाँ पे only आ गया, तो यहाँ पे आप सतर्क होने की जरूरत है। देखो आप किसी भी यूनियन टेरिटरी, जो 8 के 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर सकते हैं। सो हमसे ओनली पूछा, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है क्या, ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। तो एक चीज़ मेरे पे ध्यान जाए, यहाँ पे इनकरेक्ट, देखो यहाँ पे इनकरेक्ट, जो सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है, बिकॉज द प्रेसिडेंट का रिवोक प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इफ द लोकसभा पासेस। भाई देखो प्रेसिडेंट्स रूल में नाम समझ आ रहा है, प्रेसिडेंट्स रूल में तो प्रेसिडेंट का रूल है, वो अपनी मर्जी से चलेगा। नेशनल इमरजेंसी जो है वो नेशन की है, तो नेशन जो है पार्लियामेंट का चलेगा, लोकसभा के हिसाब से चलेगा। बट यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल है ना, तो प्रेसिडेंट्स रूल जो होता है वो प्रेसिडेंट की मर्जी से चलता है। तो यहाँ प्रेसिडेंट चाहे तो खुद की मर्जी से ये क्या करता है, रिवोक कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे नहीं है इफ लोकसभा पास रेजोल्यूशन, मतलब अगर लोकसभा पास ना करे रेजोल्यूशन तो क्या प्रेसिडेंट इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है भाई, लोकसभा की परमिशन की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 of the Indian Constitution, considered the following statement: the resolution approving the proclamation of national emergency needed to be passed by either the House of the Parliament only by a majority of the member of the present and voting। नो भाई, यहाँ पे जो मेजोरिटी जरूरत है वो है सिंपल मेजोरिटी। तो सही है ये तो। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, बिकॉज यहाँ पे ये सिंपल मेजोरिटी की बात तो कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही है। सेकेंड, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो उसमें 6 मंथ की उसमें 6 मंथ का क्या चाहिए, अपने को अप्रूवल चाहिए होता है पार्लियामेंट का, बट इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं चाहिए होता है। थर्ड, द प्रेसिडेंट्स में डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व ऑल फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल फॉर हिज कंसिडरेशन। ये भी सही है। फोर्थ, द फंड अंडर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लेड, कैन बी टेम्परली सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग फाइनेंस। भाई देखो ओनली, यहाँ पे भी ओनली आ गया तो सतर्क हो जाने की जरूरत है यहाँ पे। अरे यार ये यहाँ पे ये नेशनल इमरजेंसी में भी इसको सस्पेंड कर सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट रूल में भी इसको सस्पेंड कर सकते हैं, नॉट ओनली ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हमारे पास एक ही स्टेटमेंट हो जाएगा ए, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन दिस क्वेश्चन। Which of the following features have emerged as a part of the basic structure of the Indian Constitution based on the other judgment of the Supreme Court of India? सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। सेक्युलर कैरेक्टर जो था वो हमारे पास एसआर बोमई वाले केस में बोला गया। फेडरल कैरेक्टर तो जो सेक्युलर कैरेक्टर था वो एसआर बोमई वाले केस में बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये पहला सही हो जाएगा। फेडरल कैरेक्टर भी एसआर बोमई वाले केस में गया था, केशव भारती में ही बोला था यहाँ पे। सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बिकॉज किसी जज ने नहीं बोला। सेपरेशन ऑफ पावर, SIR कोहोलन केस ऑफ 2007 ने क्या बोला था कि हाँ सेपरेशन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये भी सही हो जाएगा। एंड पावर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, ये कृष्ण कुमार केस ने बोला था। पावर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 इज। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 5, 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 48 है, इफ द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन पर्टेन, इफ द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन पर्टेन टू अ सब्जेक्ट विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर दैट इनेक्टेड इट, इट शुड बी हेल्ड to be intravine although it may accidentally or it may incidentally encroach on the matter,
नॉट विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज बेस्ट इज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज गिवन है। देखो मैंने एक चीज़ को ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अंडरलाइन किया है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंस ऑफ सब्सटेंस है, मतलब हम लोग जो लॉ है उसके सार को समझेंगे, उसके क्रक्स को समझेंगे कि हाँ भाई क्या बोलना चाह रहा है, यही बोल रहा है ये लॉ। लेजिस्लेशन की बात कर रहा है, समझ आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन पर्टेन, ट्रू ऑब्जेक्ट मतलब जो उसका सार है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंस एंड सब्सटेंस की बात करता है। तो ये डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंस एंड सब्सटेंस। 49 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेशन। Bills imposing restriction on the freedom of trade and commerce can be introduced in the state legislation only with the previous sanction of the president. The center can direct the state to reserve money bill passed by their legislation for the president consideration during a financial emergency. ओके बिल्कुल सही है, मनी बिल को आप प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए बिल्कुल सही है। पहले को देखते हैं, अब करेक्ट हमसे पूछा है, पहला बार देखते हैं क्या लिखा है। बिल इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है भाई, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को आप अगर रोक रहे हो तो आपको क्या चाहिए, आपको प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। तो हमसे करेक्ट पूछा है, क्या करेक्ट यहाँ पे दोनों हो जाएगा, बी दैट इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ 50 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। The word secular is mentioned only in preamble of Indian Constitution। बिल्कुल सही है। The Indian model of secularism challenge both interreligious and interreligious domination। बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो both 1 and 2 only, both 1 and 2। Consider the following statement regarding the order of precedence। The order in this table of precedence मतलब जो हम लोग सबसे ऊपर हम बोलते हैं किसका, प्रेसिडेंट का, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का, उस हिसाब से जो हम लोग ऑर्डर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद जो हम लोग ऑर्डर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। The order in this table of precedence is meant for state and ceremonial occasion and has no application in the day-to-day business of government। बिल्कुल सही है। The chairman of state legislative council will rank above the speaker of the legislative assembly in case where they were elected on the same date। बिल्कुल सही, अगर सेम डेट में इलेक्ट हुआ तो चेयरमैन है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसका रैंक ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको पढ़ना लक्ष्मीकांत से। Third, the chief minister of state within their respective state will take precedence over the cabinet minister of union in official function held in the respective state। बिल्कुल सही है, जो चीफ मिनिस्टर होगा उस स्टेट के अंदर उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर से, अगर उसी स्टेट का वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ तो। सब करेक्ट है यार, यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा, सी दैट इज 1, 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बोथ इन यूएसए एंड इंडिया द रेसिड्यूरी पावर रेस्ट विद द फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर फेडरल गवर्नमेंट में, बट इन अमेरिका इट इज इन द स्टेट, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अनलाइक द यूएसए इंडिया डज नॉट हैव डुअल सिटीजनशिप। बिल्कुल सही है, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, बट यूएसए में है। मतलब कोई आदमी अगर यूएस का सिटीजन है तो वो कैलिफोर्निया का अगर हुआ तो कैलिफोर्निया का भी सिटीजनशिप होगा, मैं अगर फ्लोरिडा का तो फ्लोरिडा का भी सिटीजन होगा वो। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, आप छत्तीसगढ़ का सिटीजन नहीं हो सकता, आप इंडिया का ही सिटीजन हो। बोथ इन इंडिया एंड यूएसए द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन सेपरेट ऑफिशियल टू एडमिनिस्टर देयर रेस्पेक्टिव लॉज। यूएसए के अंदर तो डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं सेंट्रल लॉ को और स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेपरेट हैं, बट इन इंडिया जो मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसको स्टेट अपॉइंट करती है। तो इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर जो स्टेट एम्प्लॉयड एक ही काम है ना, एक ही एम्प्लॉय जो है वो दोनों काम करती है, बोर्ड ऑफ द काम ऑफ द सेंटर एंड द बोर्ड ऑफ द काम ऑफ द स्टेट। तो ये गलत हो जाएगा, नॉट इन बोथ, ओनली इन द यूएसए। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 नंबर, तो सी हो जाएगा आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अल्टरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट। द पावर टू अल्टर द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, बट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही है। रुक जाओ, उसको देखते हैं। तो देखो भाई, ये जो पावर है डिस्ट्रिक्ट बनाने का, ठीक है ना,
only लिखा, क्या लिखा है, the power to alter the existing district rests with the state government, yes, बट ओनली दी सेंट्रल गवर्नमेंट इज दी पावर टू क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। गलत बात है भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही, जो स्टेट गवर्नमेंट है वही क्या बना सकती है, नया डिस्ट्रिक्ट बना सकती है। भाई अपने यहाँ नया डिस्ट्रिक्ट बना तो क्या उसने सेंटर का परमिशन लिया गया? नहीं, सेंटर ने बनाया, उसको स्टेट ने बनाया। ये नॉट बोल रहा है बाई ओनली दिस सेंटर, नो, स्टेट भी क्या बना सकता है, डिस्ट्रिक्ट बना सकता है। सेकेंड है प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड बोल रहा है इफ अ स्टेट वांट टू चेंज नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। गलत बात है भाई, सपोज इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है अपने पास, अगर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो अगर कोई और आदमी हुआ, मान लो कोई अगर सपोज हमारे पास वेदर रिपोर्ट बनाना है, तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके नाम, उसके पास तो जो एरिया है उसका नाम क्या होगा, रायगढ़ के नाम से होगा। तो अगर उसने नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया तो पता कैसे चलेगा भाई उसको कि नया नाम हो गया? तो उसके लिए हमारे पास होम मिनिस्ट्री का परमिशन लेना पड़ता है स्टेट को, जिससे होम मिनिस्ट्री क्या करती है, सब डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करती है कि भाई देखो इसका नाम चेंज होने वाला है, तो अभी अपने डाटा में इसका नाम अपडेट कर दो। सो इसमें यहाँ उसी ये प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है होम मिनिस्ट्री का फॉर दी चेंजिंग द नेम ऑफ एनी स्टेट। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज सेइंग दैट नो रिक्वायरमेंट इज देयर। सो इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इनकरेक्ट दोनों इनकरेक्ट है, बी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टैक्सेशन पावर ऑफ द स्टेट। टैक्सेशन पावर ऑफ द स्टेट के बारे में बताना है। दिस स्टेट कैन कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटीज मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, बिल्कुल सही है। स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही है, तो सेंटर ही कर सकता है एक्सपोर्ट्स पे। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लेजिस्लेशन ऑन जीएसटी, बिल्कुल सही है, जीएसटी जो है वो सेंटर से दोनों इसमें लॉ बना सकते हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा डी, दैट इज 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी जनरल फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यस, कि किसका काम क्या है। allowing minimum coordination, allowing minimal coordination among the members of the society, बिल्कुल सही। ये भी देखो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा बट यहाँ पे यही है मेंशन एनसीईआरटी के अंदर, तो हमको सही बोलना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स, बिल्कुल सही है। टू फुलफिल एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी, ये भी सही है। पुट्स लिमिट अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, सब कुछ सही है। 56 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है कुछ सही बातें, हमसे सही पूछा है ना, बिल्कुल। इट गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखो भाई प्रीएम्बल जो है एनफोर्सेबल नहीं होता, बार बार बोल रहा हूँ, तो अगर ये एनफोर्सेबल नहीं है तो अगर ये एनफोर्सेबल नहीं है तो क्या वो गवर्नमेंट को पावर देगा कि आप कोई नियम बनाओ? नहीं बोल सकता, नहीं दे सकता पावर। It assures the citizen that the head of the state will be elected on the basis of an election। तो हमारे पास क्या बोला, रिपब्लिक बोला है, और रिपब्लिक मतलब मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, सो इट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। As per the constitution, which of the following matter in the state is the state empowered to give direction to this, okay, क्या लिखा है, as per the constitution in which of the following matter is the center empowered to give direction to the state with regard to the exercise of their executive power। executive power को एक्सेस करने के लिए सेंटर बोलता है स्टेट को कुछ कुछ। मेंटेनेंस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज टू नॉट इम्पीड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, execution of the scheme for welfare of the scheduled tribes and the states। बिल्कुल सही है ये तो। मेंटेनेंस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज टू नॉट इम्पीड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये भी सही है। एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द स्टेट, बिल्कुल से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्कीम्स को लगाना चाहिए, ये भी बोल सकता है सेंट्रल स्टेट को। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 58 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The governor of the state certifies that the law and order situation is not under control। The election commission certifies that it has, okay, the election commission certifies that it is
difficult to hold general election to the legislative assembly. The president is satisfied with the grave situation in the state through independent investigation. The proclamation of national emergency is in operation in the whole of India. क्वेश्चन ने पूछा है which of the statement given above are the ground under which president's rule can be extended beyond a year. एक्सटेंडेड करने की बात हो रही है. सो द गवर्नर ऑफ द स्टेट सर्टिफाइज दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल. भाई यहाँ से एक्सटेंड नहीं करते, इससे हम क्या करते हैं, इसे लागू करते हैं. सो इट इज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन नॉट एक्सटेंशन. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. दूसरा चौथा तो दोनों में है, दूसरा चौथा तो दोनों में होगा, तो 2 and 4 इज कॉमन. तीसरा देखते हैं, तीसरा सही की बात है. प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड विद द ग्रेव सिचुएशन इन द स्टेट थ्रू इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन. देखो ये भी है लागू करने का तरीका, मतलब इससे इसके बेसिस पे वो लागू करता है ना, इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रेसिडेंट रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये ग्राउंड है. एंड नॉट फॉर द एक्सटेंशन. एक्सटेंशन के लिए 2 ग्राउंड है कि जो एक्सटेंशन के क्या ग्राउंड है, एक्सटेंशन के लिए ग्राउंड है कि जो इलेक्शन कमीशन है सर्टिफाइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन अगर नहीं हो पा रहा, डिजॉल्व हो गया ना, तो अगर उसके लिए इलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो 1 साल का बढ़ा दो, 1 साल, 1 ईयर एट अ टाइम. द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया. और वैसे भी अगर यहाँ पे पूरा देश में नेशनल इमरजेंसी है तो हाँ, उस समय हम बोल सकते हैं कि हर 1 साल तक रुक जाओ. So this can be the matters on which the president's rule can be extended. number question. The interoperable criminal justice system (ICJS) is a national platform. Which of the following pillars are integrated under this program or under this project? Which of the following pillars are integrated? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम, ई विधान, ई फॉरेंसिक कोर्ट, ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन. क्या क्या इसके अंदर आता है? तो यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अ नेशनल प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो हम बात करनी है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की. तो हमारे पास इसमें क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर आर इंटीग्रेटेड अंडर दिस प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम आता है क्या? बिल्कुल आता है. ई विधान, देखो ई विधान जो है वो है किसके लिए? ऑल द लेजिस्लेशन एट वन प्लेस. ऑल द लेजिस्लेशन एट वन प्लेस, हर लेजिस्लेशन को हम एक प्लेस में लाना चाहते हैं. ऑल लेजिस्लेशन एट एक वन प्लेस, उसके लिए ई विधान है. नॉट फॉर द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ओके, सो ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरा को मैंने हटा दिया. आंसर बचा बी 1 3 4 5 6. ई फॉरेंसिक इज अंडर द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ई कोर्ट इज अंडर द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ई प्रोसिक्यूशन इज अंडर द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. एंड ई प्रिजन इज अंडर द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. Now 60 number question है, consider the following statement. The union and the state have the power to make grant for a public purpose irrespective of their legislative competencies. Center can make grants in aid to a state for promoting the welfare of scheduled tribes under Article 275. क्या यूनियन स्टेट दोनों के पास ये पावर है टू मेक अ ग्रांट फॉर पब्लिक पर्पस इररेस्पेक्टिव देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसीज? बिल्कुल सही है. Center can make grants in aid to a state for promoting the welfare of scheduled tribes under Article 275. बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा है. करेक्ट क्या है? दोनों. Now 61 number question है, consider the following statement with reference to the areas under the 6th schedule of the Union Constitution. तो 6th schedule के अंदर हमको बात करनी है कुछ एरियाज की. Both union and the state government are empowered to organize and reorganize the autonomous district. All the members of the autonomous district councils are elected on the basis of the adult suffrage. All, both. इसको रीऑर्गेनाइज कौन कर सकता है भाई? इसमें जो गवर्नर है वो, उसके पास वो पावर है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट और टू ऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स. ओके,
एंड यहाँ बोल रहा है ऑल द मेंबर्स, तो ये फर्स्ट वाला इनकट हो जाएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल सरफेस नॉट। देखो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करता है, बाकी जो 26 हुए दिस इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑल बोल रहा है, जहाँ जहाँ पे ऑल आ जाए वहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क हो जाने की जरूरत है। करेक्ट पूछा है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट, डी हो जाएगा आंसर। 62 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू सेंटर स्टेट रिलेशन। For any of the act made by the parliament on the concurrent list, the execution of the act rests with the state. For any, as India has a dual polity, there is a dual system of administration of justice. भाई अगर हमारे पास dual polity है बट हमारे पास एक ही सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, मतलब जो हाई कोर्ट्स है वो भी इंटीग्रेटेड है विद दी सुप्रीम कोर्ट। सो वी डू नॉट हैव अ dual system of administration justice, we have a single system, ठीक है, because we are integrated judiciary. The state can delegate their administrative function to the center by legislation. The parliament can appoint an appropriate authority to promote interstate freedom of trade. ओके देखो तो यहाँ पे जो सी वाला है वो सही लग रहा है मेरे को। दिस सेंटर कैन, ओके सॉरी गलत है भाई, दिस स्टेट कैन डेलीगेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन टू दिस सेंटर, नो ये उल्टा हो जाएगा, सेंटर कैन डेलीगेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन टू दिस स्टेट बाय लेजिस्लेशन। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, second is also, B is also, C is also incorrect, B is also incorrect. For any of the act made by the parliament on the concurrent list, the execution of the act rests with the state. Any, रुक जाओ, the parliament can appoint an appropriate authority to promote interstate trade and freedom of trade. तो यहाँ पे कुछ ऐसे acts हैं, ठीक है, तो देखो प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसको क्या करना है, देखो जो कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर्स हैं, वो कंकरेंट लिस्ट के जो मैटर्स हैं उनको कौन इंप्लीमेंट करता है, उनको कौन एग्जीक्यूट करता है, उनको स्टेट एग्जीक्यूट करता है। बट ऐसे कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, जिसको जैसे कि अपने पास कुछ मैटर्स है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, वो तो किसके अंदर है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। तो एजुकेशन में अपने पास सपोज कुछ सेंटर ने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सेंटर उसको इंप्लीमेंट करे, तो उस समय उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, सेंटर। So at any of the act made by the parliament on the concurrent list, the execution of the act rests with the state, not all. ऐसे एक्ट जिसमें कोई मेंशन नहीं है कि उसको सेंटर इंप्लीमेंट करे, बट कुछ एक्ट्स हैं जिसमें मेंशन है कि इसको सेंटर इंप्लीमेंट करे, उसमें जो है वो सेंटर के पास ये जिम्मेदारी है कि उसको सेंटर इंप्लीमेंट करे। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज एनी, और सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचना नहीं है, एक्सट्रीम वर्ड से तो गलत होने के चांसेस है, गलत कर दो। डी, The parliament can appoint an appropriate authority to promote interstate freedom of trade, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, which of the following are the reasons for the creation of union territory in India? Internal security, distinctive cultural distinctiveness, strategic importance, care of backward and tribal peoples, administrative consideration। तो ये सारे रीजन्स हैं किसके, यूनियन टेरिटरीज को बनाने के। तो आंसर जाएगा सब डी, 1 2 3 4 5 करेक्ट हमसे पूछा है। Which one of the following bill does not require the prior recommendation of the president to be introduced in the parliament? Imposition of tax in which states are interested. Imposition of surcharge on a specified tax for the purpose of the center. Varying the meaning of expression agriculture income defined under the Indian income. Limiting the power of the parliament. अगर कोई सा बिल आया जिसमें हमारे पास लिमिटिंग की बात की जा रही है पार्लियामेंट की पावर को, तो उसमें प्रेसिडेंट की रूल प्रेजेंट जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कैन बी कंसिडर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलता है कि हमको क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथ कराना चाहिए, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट करिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। सेपरेशन ऑफ पावर भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट कर रही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है वो क्या आपने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट कर रही है। सो 1 to 4 तो होगा ही होगा। 1 to 4 कहाँ कहाँ है, 1 to 4 कहाँ है, यहाँ पे है 5 डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ओके, बट जो हमारे पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ये हमारे पास क्या करेगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भाई ये कैसे प्रमोट कर सकता है, हमारे पास नेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, पर्टिकुलर टेरिटरी को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारे पास क्या होगा, प्रमोट होगा। Now 66 number question है, which of the following
would be the consequence of bringing particular area under the 6th schedule of the constitution. Panchayati Raj Act will be automatically applied to the area under consideration. भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ना, अगर हम लोग 6th शेड्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात होती है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते ये सब, ठीक है ना, यहाँ पे अप्लाई नहीं होते ये सब, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर नहीं होगा कि इट विल ऑटोमेटिक अप्लाई टू द एरियाज, गलत हो जाएगा। अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल विल बी क्रिएटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। देखो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो प्रोविजन है वो 5th शेड्यूल के अंदर है, नॉट इन द 6th शेड्यूल। सेकंड इज इनकरेक्ट। इट मे हेल्प प्रिजर्व द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंडिजिनस पीपल, बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे डी, दैट इज 3 ओनली। विद रेफरेंस टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली सीन इन न्यूज as a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव, considered the following: adoption of national flag of India, proposition and adoption of objective resolution, appointment of the president of constituent assembly, independence of India। देखो इंडिपेंडेंस कब हुआ था, बच्चे को पता है, 15 अगस्त 1947। उसके बाद फ्लैग लिया था जुलाई में, जुलाई 1947 में लिया था, और अपॉइंटमेंट जो था प्रेसिडेंट का पहले होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। तो दिसंबर में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था, 2011 दिसंबर। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट्स रूल हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, 3 to 1 4, 3 to 1 4। Correct chronological sequence of the event mentioned from starting from earliest to the latest। हो गया ना। 68 है, which of the following will not affect the sovereignty of India। इनमें से कौन सा sovereignty का affect नहीं करेगा, ये हमसे पूछा है। Joining an organization with the British Crown and head, joining an organization with the British Crown as the head, ये भी अफेक्ट नहीं करेगा। Implementing the binding provisions of the climate treaties, ये भी अफेक्ट नहीं करेगा। Ceding territory to a foreign nation, ये भी अफेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है 1 2 3। Consider the following option with reference to emergencies mentioned under the Constitution: national emergency, constitutional emergency, and financial emergency. Which of the proclamation of emergency given above needs simple majority to get approved for the parliament? सिंपल मेजोरिटी जो इसमें पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, या फिर स्टेट इमरजेंसी, या फिर प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर, नॉट इन दिस नेशनल इमरजेंसी, बिकॉज नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा 2 and 3 डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। द एक्ट गिव द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल पावर टू लेजिस्लेट ऑन द होल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। इनकर बताना है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ इन इंडिया। द एक्ट मेड प्रोविजन टू सिक्योर द नॉमिनेशन ऑफ इंडिया टू द कॉन्वेनेंट सिविल सर्विस ऑफ द कंपनी। द रेवेन्यू जनरेटेड इन इंडिया वॉज टू बी यूज टू पे द कंपनीज डेट। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर है इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये गलत है, बिकॉज इन दी 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें कोई प्रोविजन नहीं था टू सिक्योर नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस इन दी कॉन्वेंट सिविल सर्विस। जो सिविल सर्विस वाला एक्ट है वो 1954 में आया था, ठीक है ना, प्रोविजन, ठीक है। सी इज इनकरेक्ट।